साथियों नमस्कार। आज शुक्रवार है, सितंबर माह की 5 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोज़ाना का करंट अफ़ेयर का छोटा कैप्सूल। दोस्तों 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। आप सभी को भी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, तो फटाफट देखिए कल वाली क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या-क्या थे। दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का होने वाला है 2026 के अंदर, इसकी मेज़बानी करेगा। मेज़बानी करने का अवसर भारत को मिलेगा। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि इसरो और एचसीएल यानी एचसीएल का मतलब दोस्तों सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली, इन दोनों ने मिलकर के भारत का पहला आत्मनिर्भर 32 बिट विक्रम माइक्रो प्रोसेसर 3201 बनाया है दोस्तों। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यूएई के अंदर भारत के नए राजदूत होंगे, वो होंगे डॉक्टर दीपक मित्तल। दोस्तों डॉक्टर दीपक मित्तल है वो कतर के अंदर भारत के राजदूत रह चुके हैं 2020 से 22 तक। दोस्तों अब तक जो यूएई के अंदर भारत के राजदूत थे वो थे सुनत सुधीर, जो कि सितंबर यानी इसी महीने रिटायरमेंट हो रहे हैं। दोस्तों चौथे पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा कि भारत 2025-26 के अंदर अफगान के छात्रों को, अफगानिस्तान के छात्रों को 1000 ई स्कॉलरशिप देगा दोस्तों। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मोदी जी ने 2 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर सेमिकॉन इंडिया नामक एक वैश्विक मंच का उद्घाटन किया। इसके अंदर दोस्तों 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, कुछ शीर्ष उद्योगपति, बिजनेसमैन और हजारों छात्रों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में दोस्तों अर्ध महाशक्ति बनाना था। आपको गौरतलब है कि अभी तक के दोस्तों भारत है वो विदेशों से आयात करता रहा है अर्धचालक युक्तियां, लेकिन अब भारत के अंदर बननी शुरू हो जाएगी, तो ये भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों छठा पॉइंट पढ़ा हमने, कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है, जो किसान को कपास की उचित मूल्य दिलाएगा और इसके अलावा साथ-साथ कपास के जो खरीद फ़रोख्त के अंदर जो समय की बचत होगी और इसके अलावा दोस्तों कागज़ी कार्रवाई भी कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था दोस्तों कि आईसीसी ने 2025 के महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए विजेता टीम को दोस्तों रिकॉर्ड 4.48 मिलियन यानी लगभग 39 करोड़ 55 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। 8वां पॉइंट हमने पढ़ा था दोस्तों अभ्यास मैत्री के बारे में, जो 1 से 14 सितंबर 2025 तक चलने वाला अभ्यास है, जो मेघालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है और भारत और थाईलैंड के बीच ये अभ्यास चल रहा है दोस्तों। ये अभ्यास यूनियन नेशनल जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी चार्टर अध्याय 7 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान है दोस्तों। यानी ये नियमों के अधीन होने वाला अभियान है। ये मेघालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और अभी ये 14वां संस्करण है। याद रखना है आपको 14th दोस्तों संस्करण है। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की जो इवेंट है इसकी मेज़बानी भारत करेगा। भारत का नई दिल्ली शहर है, इसके अंदर ये बैडमिंटन के सारे मैचेज़ हैं वो खेले जाएँगे। इससे पहले 2009 के अंदर भारत बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कर चुका है। दोस्तों तब हैदराबाद के अंदर सारे मैच खेले गए थे। पिछली बार एशिया में बात करूँ दोस्तों, एशिया के अंदर पिछली बार बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली गई थी, वो चीन में खेली गई थी। चीन के नानजिंग शहर के अंदर 2018 में दोस्तों ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप खेली गई थी। स्पेशल पॉइंट में हमने पढ़ा दोस्तों कि पीएम मोदी के आग्रह पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आए और ये यात्रा 2 से 4 सितंबर को चली। तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों, ये कल वाला रिवीजन हो गया। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हो रही है? ऑप्शन है टोक्यो, लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम, पेरिस या फ्रांस। दोस्तों ये शुरुआत लिवरपूल यूके के अंदर हो रही है। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने जा रही है। दोस्तों इसका आयोजन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप संघ करवा रहा है। इसके स्थान है दोस्तों वो यूके के अंदर लिवरपूल लिवरपूल के अंदर हो रही है। इतिहास में ये पहला मौका है दोस्तों जब पुरुष और महिलाएं दोनों की प्रतियोगिताएं एक ही साथ आयोजित की जाएगी। दोस्तों भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय टीम ने, महिला टीम ने दोस्तों नई दिल्ली में जो पिछली बार आयोजित हुई थी विश्व चैंपियनशिप, उसमें 4 स्वर्ण यानी 4 गोल्ड मेडल जीते थे। जबकि पुरुष टीम ने जो पिछली चैंपियनशिप हुई थी ताशकंद के अंदर, वहां पर 3 कांस्य पदक जीते थे। ये भारत का प्रदर्शन है और ये दोस्तों जो मेजर बात है वो अपनी हो गई कि लिवरपूल यूके के अंदर आज से दोस्तों वो क्या शुरू हो रही है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। लिवरपूल यूके के अंदर हो रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पुरुष और महिलाएं दोनों की प्रतियोगिता एक साथ आयोजित हो रही है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म यानी जेसीएम समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जिनेवा समझौता। दोस्तों ये पेरिस समझौते के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र यानी जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका उद्देश्य कार्बन डेटिंग को बढ़ावा देना, हरित निवेश को आकर्षित करना और सतत नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड और एसोसिएशन यानी ईएफटीए ब्लॉक के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू होगा? दोस्तों ये कब से लागू होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन है 1 सितंबर, 15 सितंबर, 1 अक्टूबर या 31 दिसंबर। दोस्तों ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और यूएफटीए इसके मध्य होना है। दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, भारत और यूएफटीए यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के लिए ये समझौता किया है। दोस्तों यूएफटीए के अंदर स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंकस्टाइन जैसे देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके तहत दोस्तों 7 संस्थापक देशों ने इसकी स्थापना की थी। यूएफटीए का उद्देश्य दोस्तों अपने सदस्यों के बीच, अपने जो सदस्य देश हैं उनके बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो आपको याद रखना है कि ये समझौता जो भारत और यूएफटीए यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच होने वाला है, दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा, लगभग 1 महीने के बाद। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2025 में भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन कौन सा बना है? दोस्तों फर्स्ट रैंक किसे प्रदान की गई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, जो शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है? दोस्तों फर्स्ट रैंक किसको दी गई है, ये बड़ी बात है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। आईआईटी मद्रास को शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को आईआईटी मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है। फर्स्ट रैंक दी गई है दोस्तों आईआईटी मद्रास को। सेकंड रैंक आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सेकंड रैंक दी गई है, जबकि थर्ड रैंक है वो आईआईटी मुंबई को दी गई है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। बात करते हैं इसके बारे में कि ये दोस्तों ये जो एनआईआरएफ है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके अंडर में ये कार्य करता था, जबकि अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। दोस्तों भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पारदर्शी और व्यापक मूल्यांकन करने का ढांचा उपलब्ध करवाता है एनआईआरएफ। याद रहेगा आपको। फिलहाल आपको आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों अपना, भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइक्लिंग, जो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब है दोस्तों जो कोर मिनरल्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ जो खनिज कह सकते हैं इनको, दुर्लभ खनिज को रिसाइकिल करने की क्षमता विकसित करने के लिए कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है दोस्तों 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स है जो दुर्लभ खनिज है, उनकी रिसाइकिलिंग के लिए विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को दोस्तों मंजूरी दी है। ये दोस्तों कौन-कौन से होते हैं क्रिटिकल खनिज, जो दुर्लभ खनिज होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया या रेयर अर्थ हो गया। रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातुएँ। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण खनिज होते हैं दोस्तों। इनको निकालने को लेकर बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई गई है। ये योजना 6 वर्ष तक कार्य करेगी, जो 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के अंतर्गत कितने शिक्षकों को चुना है? ऑप्शन है दोस्तों 25, 35, 45 या 50। दोस्तों आज 5 सितंबर के दिन ही इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने कितने शिक्षकों को चुना है दोस्तों? 45 शिक्षकों को चुना है, 45 शिक्षकों को। दोस्तों इसमें इस इन 45 टीचर्स हैं, इसमें से लेडीज टीचर कितनी है दोस्तों? इसमें महिला शिक्षक हैं वो 21 और पुरुष शिक्षक हैं वो 24 है। टोटल कितने हैं? 45। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं याद तो ये लिख तो ये वो भी कर देता दोस्तों कि 45 शिक्षक कौन-कौन है, लेकिन वो सब नहीं पूछे जाएँगे आपसे। हो सकता है संख्या पूछ ली जाए कि महिला टीचर्स कितनी हैं और पुरुष जेंट्स टीचर टीचर हैं वो कितने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत का सर्विस सेक्टर यानी पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स किस स्तर पर पहुंच गए? दोस्तों सर्विस सेक्टर का मतलब है सेवा क्षेत्र। क्षेत्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। जो ये आर्थिक क्रियाएं होती है यानी फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी दोस्तों? प्राथमिक क्रियाएं होती है, एक द्वितीय क्रिया होती है, एक तृतीय क्रिया होती है। दोस्तों प्राथमिक क्रिया के अंदर वे कार्य आते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि कार्य हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वनों से अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं
या हम खनन से कुछ प्राप्त करते हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं, यानी वे जो कार्य जो हम सीधे डायरेक्टली करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं दोस्तों। और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर वो सारी क्रियाएँ आती है, जिन प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त माल होता है, उसको प्रोसेस करना होता है। वो प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाते हैं दोस्तों, वो सारे किसमें आएँगे, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएँगे। जैसे मान लो कपड़ा प्राप्त हुआ हमें, खेती से कृषि से क्या हुआ, कपड़ा प्राप्त जो कहते हैं ना ऊन, कपास या नरमा, अमेरिकन कपास प्राप्त हुई, उससे हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़ा किसमें आ जाएगा दोस्तों, द्वितीयक कृषि में आ जाएगा। पशुपालन होती है, पशुपालन से हमने क्या बना दिया, जैसे मान लो चीनी मिल के अंदर हमने गन्ना काम में ले लिया, दवा उद्योग के अंदर जो ये वनों से प्राप्त जो औषधि है, उसके उससे हमें दवा बना ली, तो ये दवा किसमें आ जाएगी, सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाएगी दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होती है, और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को प्रोसेस करके नया उत्पाद बनाया जाता है, तो वो सारी क्रियाएँ द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आती है। तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र वो होता है दोस्तों, जो प्रथम और द्वितीय इन दोनों क्रियाओं के लिए सेवा करता है। इन दो, जैसे परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट का कार्य हो गया, बैंकिंग का कार्य हो गया, इंश्योरेंस का कार्य हो गया, एजुकेशन हो गई, टूरिज्म हो गया, या कम्युनिकेशन सर्विस हो गई। ये सारी जो होते हैं वो थर्ड या टर्सरी या सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न था वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ था कि भारत का सर्विस सेक्टर यानी पीएमआई किस स्तर पर पहुँच गया है? सॉरी, किस स्तर पहुँच गए? 10 साल का उच्चतम स्तर, 12 साल का उच्चतम स्तर, 15 साल का उच्चतम स्तर, या 20 साल का उच्चतम स्तर। दोस्तों ये अपना पीएमआई है, दोस्तों ये पिछले 15 सालों के उच्चतम स्तर पहुँच गया है। 15 सालों से लगातार अब की बार पहुँचा है ना, वो 15 सालों पिछले 15 सालों में हाईएस्ट है दोस्तों। वो कितना है देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत का सेवा क्षेत्र है, उसका पीएमआई है, वो 15 सालों के उच्चतम स्तर पहुँच गया है। ये हो गया 62.9, याद रहेगा आपको, 62.9। अगर ये 50 से ज़्यादा होता है दोस्तों, 50 से ज़्यादा होता है दोस्तों पीएमआई, तो इसका मतलब है व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही है, उसमें उनमें वृद्धि हो गई है। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर पीएमआई कम होता है दोस्तों, तो इसमें मतलब व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट है, कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों ये विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है। यानी हमारा कितना है, 62.9, इसका मतलब है व्यापारिक गतिविधियों में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, छत्तीसगढ़ की हाल ही की बिजली उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट हो गई है? ऑप्शन है 20,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट या 35,000 मेगावाट। दोस्तों जब 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो उस समय छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा थी वो दोस्तों 1400 मेगावाट थी, मात्र 1400 मेगावाट। लेकिन अब बढ़ कर के कितनी हो गई दोस्तों, 30,000 मेगावाट हो गई है, यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों बिजली उत्पादन क्षमता में जो छत्तीसगढ़ है वो बढ़ कर के 30,000 मेगावाट तक छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता हो गई है। पिछले जब 2000 के अंदर जब छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, तो उसमें बिजली उत्पादन क्षमता थी वो थी 1400 मेगावाट, जबकि अब 2025 के अंदर 30,000 मेगावाट हो गई है दोस्तों क्षमता। और आने वाले कुछ सालों में भारत के, अभी मोदी जी ने पीछे दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाएँ वहाँ पर घोषित की थी छत्तीसगढ़ के अंदर। इनका इनॉग्रेशन किया था। तो इन 3 लाख करोड़ रुपए के बाद अब 30,000 मेगावाट और जुड़ने की संभावनाएँ हैं, वो काफ़ी बढ़ गई है इस योजना के माध्यम से। और आपके लिए महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछ सकते हैं आपसे कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। राज्यपाल कौन है? खंबापति। और राजधानी क्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ की? रायपुर। तो दोस्तों आपको बताना है आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा? टीचर्स डे पर अगर आप अपने टीचर्स को पसंद करते हैं तो उस टीचर्स का नाम कमेंट बॉक्स में छापिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।